कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में सेफ होंगे और अपने स्टडीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो कल जब हम लोगों ने पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि मोनोमर्स क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, होमोपॉलीमर क्या होता है और कोपॉलीमर क्या होता है। इसमें होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर वाला सेक्शन हम लोग का थोड़ा इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग पॉलीमर को डिवाइड करने जा रहे हैं, सेपरेट करने जा रहे हैं, या फिर हम यूं कहें कि हम सब पॉलीमर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पर आज हम लोग पॉलीमर को सेपरेट करने जा रहे हैं, या यूं कहें डिवाइड करने जा रहे हैं या क्लासिफाई करने जा रहे हैं। वैसे बेसिकली इस ऑरिजिन का मतलब होता है कि इस पॉलीमर को कहां से ऑरिजिनेट किया गया है, कहां से ऑब्टेन किया गया है। तो उसके ऑब्टेन करने के अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से पॉलीमर को डिवाइड किया गया है। तो ऑरिजिन के हिसाब से, ऑब्टेन करने के हिसाब से पॉलीमर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, एंड द थर्ड वन इज सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। और इन तीनों में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वहां से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल पॉलीमर एंड द सिंथेटिक पॉलीमर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल पॉलीमर क्या होता है। तो नेचुरल वर्ड का मतलब होता है नेचर, नेचुरल वर्ड का मतलब ही होता है नेचर, और नेचर कहने का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो सभी पॉलीमर जिसको आप प्लांट्स एंड एनिमल से डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं, या वो सभी पॉलीमर जिसको आप नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसे पॉलीमर को आप नेचुरल पॉलीमर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। कॉटन, रुई। डे टू डे लाइफ में हम लोग कॉटन का बहुत यूज करते हैं। कॉटन, रुई पेड़ से, प्लांट से ऑब्टेन होता है। So cotton is being obtained from plant, so we can say that cotton is an example of natural polymer. अच्छा, कॉटन सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। तो कॉटन, अगर आप ये कह रहे हैं कि कॉटन प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सेल्यूलोज आप प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, और अगर आप प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग सेल्यूलोज तो आपका नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया, नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या डिनर में हम लोग ब्रेड, चपाती और पोटैटो वगैरह कंज्यूम करते हैं। इन तीनों में स्टार्च अवेलेबल है। या फिर अपने रिफ्रेशमेंट पीरियड में, इवनिंग के टाइम में हम लोग साउथ इंडियन डिश जैसे इडली, डोसा, भटूरा वगैरह भी कंज्यूम करते हैं। तो ये जो इडली, डोसा, भटूरा है, या फिर आप ये कह लीजिए कि पोटैटोज है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि चपाती और ब्रेड है, तो ये सब में स्टार्च अवेलेबल है। और ये सब जितने भी अभी आपने डिशेस के नाम पर गिनाए, आप इसको आप बीट क्रॉप प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप कह रहे हैं कि ये सारे को आप प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं और इन सभी में स्टार्च है, तो इसका मतलब स्टार्च भी आप प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग स्टार्च भी आपका नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल हो गया। प्रोटीन, प्रोटीन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। अब प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप वेजिटेरियन फूड को प्रीफर करते हैं तो आप पल्सेस खाते होंगे, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड को प्रीफर करते हैं तो मीट वगैरह आप कंज्यूम करते होंगे। तो मीट आपको एनिमल से मिल रहा है, मतलब प्रोटीन आपको एनिमल से मिल रहा है। अगर आप पल्सेस प्रीफर करते हैं, दाल प्रीफर करते हैं, तो पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। तो पल्सेस प्लांट से, मीट आप एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं। ये देखिए, इन दोनों में पल्सेस में और आपका मीट में प्रोटीन अवेलेबल है। तो इसका मतलब प्रोटीन इज बीइंग ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एज वेल एज द एनिमल। सो वी कैन से दैट द प्रोटीन इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग यहां पर ले लेते हैं, दैट इज नेचुरल रबर, दैट इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर भी हम लोग ट्री से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। सो वी कैन से दैट कि नेचुरल रबर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। नाउ कमिंग टू द सिंथेटिक पॉलीमर। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक पॉलीमर। अच्छा, सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड।
सिंथेटिक का मतलब ही होता है मैन मेड, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं आर्टिफिशियल पॉलीमर, आर्टिफिशियल पॉलीमर। अब आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि ये होता क्या है। वैसे सभी पॉलीमर जिसको ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, वैसे पॉलीमर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर में, मैन मेड पॉलीमर में या आर्टिफिशियल पॉलीमर में। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपका नाइलॉन और टेरिलीन। नाइलॉन और टेरिलीन दोनों का यूज हम लोग फैब्रिक्स में करते हैं, कपड़े बनाने में करते हैं। बेकलाइट जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और उस बोर्ड में जो स्विचेस वगैरह लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो स्विच वगैरह लगा हुआ है ऑन ऑफ करने वाला, वो जिस मटेरियल का बना हुआ है वही तो आपका बेकलाइट है। और भी एग्जांपल है, दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो रेनी सीजन में आप रेनकोट पहनते हैं, या फिर जो लेडीज वगैरह, गर्ल्स वगैरह, वेमेन वगैरह जो हैंडबैग्स कैरी करती हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल वायर है, कॉपर का वायर जिस इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया गया है, वो चाहे रेड हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, किसी भी कलर का हो, वो जिस मटेरियल का बना हुआ है वो आपका पीवीसी है। सो वी कैन से दैट नाइलॉन, टेरिलीन, बेकलाइट एंड पीवीसी आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चर्ड और सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इन द लैबोरेटरी। अब देखिए इस वर्ड का मीनिंग भी इसी वर्ड्स में आपका छुपा हुआ है, सेमी सिंथेटिक का मीनिंग भी इसी वर्ड में छुपा हुआ है। सेमी का तो मतलब ही होता है हाफ, मतलब हाफ नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं और उसका हाफ पोर्शन आप ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में बनाया जा रहा है। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं पहले हम लोग। वैसे पॉलीमर जिसको नेचर से ऑब्टेन करते हैं और फिर लैब में ले जाकर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि उसके क्वालिटी में और इंप्रूवमेंट आ जाए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वैसे पॉलीमर जिसको आप नेचर से ऑब्टेन करते हैं और फिर इसको लैब में ले जाकर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि इसके क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ जाए, तो इस तरह के पॉलीमर को हम लोग कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर क्या होता है? आइए देख लेते हैं। नेचुरल रबर में जब आप 3 to 5% नेचुरल रबर में जब आप 3 to 5% सल्फर ऐड कर देंगे तो उसके बाद जो रबर बन के आता है उस रबर को हम लोग कहते हैं वल्केनाइज्ड रबर। आखिर जब हमारे पास नेचुरल रबर था ही तो फिर वल्केनाइज्ड रबर का जरूरत क्यों पड़ गया? तो जो ट्री से, जो प्लांट से आप नेचुरल रबर ऑब्टेन करते हैं वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, वो सॉफ्ट होता है, उसमें इलास्टिक नेचर कम होता है, तो फिर वो तो हमारे किसी यूज का नहीं है। तो उसके क्वालिटी को हम लोग इंप्रूव करेंगे। कैसे इंप्रूव करेंगे? उसमें हम लोग सल्फर ऐड करते हैं तो उसका स्टिकीनेस, चिपचिपापन कम हो जाता है, वो सॉफ्ट से हार्ड हो जाता है, उसका इलास्टिक नेचर और इंक्रीज कर जाता है और अब वो हमारे यूज के लिए, वो हमारे यूज लाइक बन गया है, हमारे काम का वो चीज बन गया है। तो अब हमने क्या किया? नेचर से ऑब्टेन किया, लैब में ले जाके मॉडिफाई किया और उसके क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया। तो इस तरह के पॉलीमर को हम लोग कहेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब मैं लास्ट में समराइज कर देता हूं। अच्छा, पहले डिफरेंस के बारे में बात करेंगे नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर में। तो these polymer are obtained from the plants and animals, while synthetic polymer are synthesized by human being in the laboratory. The example of natural polymer is cellulose, starch, protein and natural rubber, while the example of synthetic polymer is nylon, terylene, bakelite and PVC. और लास्ट में सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, such type of polymer which are obtained from nature but modified in the laboratory by human being to improve their quality are known as the semi synthetic polymer. And the best example of semi synthetic polymer is vulcanized rubber. अभी हम लोगों ने देखा कि ऑरिजिन के बेसिस पर पॉलीमर को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया था। अब हम फिर से पॉलीमर को डिवाइड करने जा रहे हैं, या यूं पहले क्लासिफाई करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का डिवाइड करने का बेसिस जो है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवाइड करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग पॉलीमर को डिवाइड करने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर पॉलीमर 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है हम लोग का लीनियर चेन पॉलीमर। लीनियर चेन पॉलीमर, या इसको हम लोग कह सकते हैं वन डायमेंशनल चेन पॉलीमर। वन डायमेंशनल चेन पॉलीमर, और डायमेंशन कहने का मतलब होता है एक्सिस, एक ही एक्सिस के अलाउंग अगर पॉलीमेरिक चेन हो, पॉलीमेरिक चेन एक ही एक्सिस के अलाउंग हो, तो आप कह सकते हैं कि वन डायमेंशनल चेन पॉलीमर है, या कह सकते हैं लीनियर चेन पॉलीमर है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, सेकेंड पॉलीमर है आपका ब्रांच चेन पॉलीमर, या आप ये कह सकते हैं 2 डायमेंशनल चेन पॉलीमर। 2 डायमेंशनल चेन पॉलीमर मतलब पॉलीमेरिक चेन जो है वो आपको किसी भी 2 एक्सिस में अरेंज होकर दिखेगा, आपको एक्स वाई एक्सिस में, वाई जेड एक्सिस में, या आपका एक्स जेड एक्सिस में।
और आपका थर्ड जो है वो है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर या इसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क पॉलीमर। नेटवर्क पॉलीमर। तो स्टूडेंट हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर को देखकर भी आप पॉलीमर को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको पॉलीमेरिक चेन सिर्फ वन डायमेंशन में दिख रहा है तो आप कहेंगे कि वो लीनियर चेन पॉलीमर है। अगर पॉलीमेरिक चेन का स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन में है तो आप कहेंगे कि वो ब्रांच चेन पॉलीमर है। और अगर पॉलीमेरिक चेन का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में है तो इसको 3 डायमेंशन भी कह सकते हैं हम लोग। अगर पॉलीमेरिक चेन का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में है, तीनों एक्सिस में है, तो इस तरह के पॉलीमर को हम लोग क्रॉस लिंक, नेटवर्क पॉलीमर या आप इसको 3 डायमेंशनल चेन पॉलीमर कह सकते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या है इसको थोड़ा डिटेल से हम लोग समझते हैं। जब मोनोमर आपस में एक दूसरे से कोई भी एक एक्सिस में जुड़कर लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं विदाउट एनी ब्रांच। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे मान लेते हैं ये आपका लीनियर चेन है, 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 और इसमें ये मोनोमर्स आपके अरेंज है। मोनोमर एक दूसरे से जुड़े हुए और जुड़ के पॉलीमेरिक चेन बना रहे हैं। तो जब मोनोमर आपस में एक दूसरे से जुड़कर कोई भी एक एक्सिस में एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करे विदाउट एनी ब्रांच, then such type of polymer is known as the linear chain polymer. Long chain polymer without any branch is known as the linear chain polymer. अब इसको डायग्राम से समझते हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप देखें कि इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एक लॉन्ग चेन दिख रहा है और लॉन्ग चेन के साथ साथ आपको साइड चेन भी दिख रहा है। लॉन्ग चेन दिख रहा है और लॉन्ग चेन के साथ साथ आपको साइड चेन भी दिख रहा है। तो कहने का मतलब जब मोनोमर आपस में एक दूसरे से कोई भी 2 एक्सिस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं विथ ब्रांच, देन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज नोन एज द ब्रांच चेन पॉलीमर। इस पॉलीमेरिक चेन में एक जो आपका पॉलीमेरिक चेन है, पॉलीमेरिक चेन को देखिए, इसमें मोनोमर एक एक्सिस एक्स एक्सिस में अरेंज है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक वाई एक्सिस में अरेंज है। तो यही डेफिनेशन कहता है कि जब मोनोमर आपस में एक दूसरे से कोई भी 2 एक्सिस में एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड कोई भी 2 एक्सिस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन के साथ साथ अगर ब्रांच चेन का फॉर्मेशन करें तो इस तरह के पॉलीमर को हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर और वी कैन से दैट द 2 डायमेंशनल चेन पॉलीमर कहते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो इनके स्ट्रक्चर में ही दिख रहा है। इट कंटेन ओनली द लॉन्ग चेन एंड नो ब्रांच, बट इट कंटेन द लॉन्ग चेन एज वेल एज द ब्रांच। अब ब्रांच होने से क्या हो रहा है, ये ज्यादा जगह को घेर रहा है, ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा है। इसमें ब्रांच तो अवेलेबल है ही नहीं, इसमें ब्रांच है ही नहीं, इट इज विदाउट ब्रांच। इसका मतलब ये कम जगह घेर रहा है और कम जगह घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम कम है। अब इन पॉलीमेरिक चेन में आप देख सकते हैं, इन पॉलीमेरिक चेन में डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब याद करें आप इलेक्ट्रोस्टैट, और इलेक्ट्रोस्टैट में अगर आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा होगा तो वो लॉ कहता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कहने का मतलब अगर चेन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और अगर चेन के बीच में डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ब्रांच होने की वजह से इस चेन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम है। अब यहाँ पर ब्रांच अवेलेबल नहीं है तो सारे चेन क्लोजली पैक्ड है, और क्लोजली पैक होने के कारण से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रांग है, और स्ट्रांग अगर बॉन्ड है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी अगर आपको अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लीनियर चेन का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ब्रांच होने के कारण से इनका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जा रहा है। मतलब इन चेन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण से ये चेन जो है वीक है, और चेन अगर वीक है तो इनका मतलब है कि इस चेन को तोड़ने में, ब्रेक करने में हमें एनर्जी भी कम देना पड़ेगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो आपका कम होगा। एक चीज और स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी।
अगर पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा है तो हम कहेंगे डेंसिटी ज्यादा है, पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मास कम है तो डेंसिटी कम है। हम क्या देख रहे हैं इस ब्रांच चेन पॉलीमर में, 2 डायमेंशनल चेन पॉलीमर में ब्रांच होने के कारण से ये ज्यादा जगह घेर रहा है। इस कारण से इस यूनिट वॉल्यूम में अगर हम मान लेते हैं ये कोई आपका पैकेट है, कोई कंटेनर है, तो आप देख सकते हैं कि इस यूनिट वॉल्यूम में मात्र 2 ही पॉलीमेरिक चेन है, लेकिन इस यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पर पॉलीमेरिक चेन बहुत सारे हैं, यहाँ पर पॉलीमेरिक चेन बहुत सारे हैं, और पॉलीमेरिक चेन बहुत सारे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर मास ज्यादा है और यहाँ पर मास कम है। तो मास अगर ज्यादा है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा, और अगर यहाँ पर पॉलीमेरिक चेन कम है तो इनका मास कम है, और मास अगर कम है तो हम कह सकते हैं इनका डेंसिटी भी कम होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब मोनोमर आपस में एक दूसरे से जुड़कर किसी भी एक एक्सिस में एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं विदाउट एनी ब्रांच, लॉन्ग चेन विदाउट एनी ब्रांच, then the polymer is known as the linear chain. The polymer which contain long chain as well as the side chain, long chain as well as the side chain, then the polymer is known as the branch chain polymer, branch chain polymer. और अब हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। linear chain polymer is nylon, टेरिलीन and PVC. While the example of branch chain polymer is starch, glycogen and amylopectin. इसे कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, ये तीनों जो लिखा गया स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। और मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसमें लीनियर सिर्फ लॉन्ग चेन है, इसलिए ये वॉल्यूम कम और डेंसिटी ज्यादा है। इसमें लॉन्ग चेन के साथ साथ आपका ब्रांच चेन भी है, साइड चेन भी है, इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम आपका ज्यादा है और डेंसिटी कम है। फोर्स ऑफ लीनियर चेन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ब्रांच चेन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब आते हैं हम लोग क्रॉस लिंक पॉलीमर में, इसका दूसरा नाम है नेटवर्क पॉलीमर, या इसी को हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल चेन पॉलीमर। जब मोनोमर तीनों एक्सिस में अरेंज होकर एक पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह के पॉलीमर को हम लोग कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर और 3 डायमेंशनल चेन पॉलीमर। इसमें होता कुछ यूं है कि जो लीनियर चेन होता है, उस लीनियर चेन में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, लीनियर चेन में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, लीनियर चेन में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, लीनियर चेन जो है उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के कारण से एक देख सकते हैं एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और इस पैकेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं नेट, और नेट प्रेजेंट होने के कारण से हम लोग कहते हैं नेटवर्क पॉलीमर। अगर आप स्टूडेंट डे टू डे लाइफ में देखें तो अगर आप बैडमिंटन खेलते होंगे, टेनिस अगर खेलते होंगे, अगर आप वॉलीबॉल खेलते होंगे, तो उसमें जो नेट लगा हुआ होता है, आप देखेंगे कोर्ट पर जो नेट लगा हुआ होता है वहां भी स्मॉल स्मॉल पैकेट प्रेजेंट होता है, उसी स्मॉल स्मॉल पैकेट को कहते हैं हम लोग नेट और नेटवर्क। एग्जैक्टली यहाँ भी है, यहाँ क्या है कि जो लीनियर चेन प्रेजेंट होते हैं उन लीनियर चेन में आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण से ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने के कारण से ये नेटवर्क पॉलीमर होते हैं, नेटवर्क पॉलीमर कहलाते हैं। और क्रॉस लिंक पॉलीमर का एग्जांपल है आपका बेगलाइट, मेलामाइन एंड लेक्सान। मैंने लेक्सान एग्जांपल अलग से बताया, ये आपके बुक्स में अवेलेबल नहीं है। And the Lexan polymer is used for making of bullet-proof glass. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि which polymer is used for making of bullet-proof glass. तो आपका एग्जांपल आएगा Lexan polymer is used for making of bullet-proof glass. अगर मैं लास्ट में समराइज करूं तो जब मोनोमर आपस में जुड़कर सिर्फ एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करे लीनियर पॉलीमर, जब मोनोमर आपस में जुड़कर लॉन्ग चेन के साथ साथ साइड चेन का फॉर्मेशन करे तो ब्रांच पॉलीमर, और जब मोनोमर तीनों एसिड में जुड़कर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह के पॉलीमर को हम लोग कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर, एंड thus we can say that स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हम लोग पॉलीमर को हम लोग स्टूडेंट्स नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड पार्ट। अब हम लोग तीसरे तरीके से पॉलीमर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब मोनोमर और मोनोमर के बीच में, मान लेते हैं ये कोई 2 मोनोमर रहा हो, इन मोनोमर्स और मोनोमर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर अब हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर पॉलीमर्स को हम लोग 4 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। द फर्स्ट वन इज द इलास्टोमर्स,
The second one is the fibers. The third one is the thermoplastic. And the fourth one is the thermosetting polymer. Thermosetting polymer. Thermosetting polymer. अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलास्टोमर्स क्या होता है। वैसे पॉलीमर्स जिनके मोनोमर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक हो, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो मोनोमर के बीच में, तो उस तरह के पॉलीमर्स को हम लोग कहते हैं इलास्टोमर। वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फर्स्ट पॉइंट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोनोमर, देन द पॉलीमर इज नोन एज द इलास्टोमर। और अब बात आया कि कौन सा वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन से बॉन्ड के बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज वान डेर वाल्स फोर्स। दैट इज वान डेर वाल्स फोर्स, मतलब इनके मोनोमर के बीच में वान डेर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होता है। इस कारण से इनके मोनोमर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। और वैसे पॉलीमर जिनके मोनोमर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो, वीक नहीं वीकेस्ट बोले, तो इस तरह के पॉलीमर को हम लोग कहते हैं इलास्टोमर्स। अब इस वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से क्या होता है, इन पॉलीमर चेन को, इस पॉलीमर चेन को स्ट्रेच करके, पुल करके, प्रेशर अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके इनको स्ट्रेच किया जा सकता है। और प्रेशर को हटा लेने पर, फोर्स को हटा लेने पर ये वापस अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेते हैं। मतलब इस पॉलीमरिक चेन में इलास्टिक नेचर प्रेजेंट होता है ड्यू टू वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलास्टिक नेचर प्रेजेंट होने के कारण से दीज पॉलीमर आर नोन एज द, या कह सकते हैं नेम्ड एज द इलास्टोमर्स। वैसे को मर्स मींस पॉलीमर्स के बारे में बोला जा रहा है, किसमें, इसमें इलास्टिक नेचर प्रेजेंट है। सच टाइप ऑफ पॉलीमर दैट कंटेन इलास्टिक नेचर। व्हाई कंटेन इलास्टिक नेचर? बिकॉज दे कंटेन weakest force of attraction. Which weakest force of attraction is present? The force of attraction, the weakest force of attraction which is present is the van der Waals force. और इसमें जितने भी रबर है वो सारे रबर इस इलास्टोमर के एग्जांपल्स होंगे। दैट इज नेचुरल रबर। एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा नेचुरल रबर, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर, and we can say that the synthetic rubber or we can say that neoprene। तो जितने भी रबर्स हैं वो सारे रबर जो हैं वो इलास्टोमर्स के एग्जांपल होंगे। अब सेकंड, फाइबर्स। वैसे पॉलीमर जिनके मोनोमर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो, तो वैसे पॉलीमर्स को हम लोग कहते हैं फाइबर्स। अब स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस कारण से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ hydrogen bonding and dipole attraction। dipole interaction या attraction को भी कह लो। dipole interaction is a type of van der Waals force which is also known as the Keesom force। तो वैसे पॉलीमर जिनके मोनोमर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो, वैसे पॉलीमर को कहा गया है फाइबर्स। और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, कौन से बॉन्ड के बारे में बात किया जा रहा है? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल इंटरेक्शन व्हिच इज अ टाइप ऑफ van der Waals फोर्स आल्सो नोन एज द कीसॉम फोर्स। और फाइबर्स में तो सारे एग्जांपल आएंगे जो क्लोथ्स वगैरह बनाने में यूज किए जाते हैं, लाइक नायलॉन एंड टेरिलीन आर द एग्जांपल ऑफ फाइबर्स। तो अभी तक हमने दो पॉलीमर पढ़ा। ऐसा पॉलीमर जिनके मोनोमर के बीच में वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऐसा पॉलीमर जिनके मोनोमर्स के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस बॉन्ड के कारण से और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस बॉन्ड के कारण से, ये मैंने बता दिया विद एग्जांपल। अब आते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो वैसे पॉलीमर जिसमें फोर्स ऑफ, जिनके मोनोमर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर से ज्यादा होगा लेकिन फाइबर से कम होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, वैसे पॉलीमर जिनके मोनोमर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर से ज्यादा होगा लेकिन फाइबर से कम होगा, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इसमें जितने भी प्लास्टिक होंगे सारे प्लास्टिक यहाँ पर आएंगे, जितने भी फैब्रिक्स हैं, कपड़े हैं, सारे इसमें आएंगे, और जितने भी रबर हैं वो सारे इसमें आएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसे पॉलीमर जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर से ज्यादा होगा लेकिन फाइबर से कम होगा, ऐसे पॉलीमर को हम लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन,
पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा। अब ये भी एक तरह का प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर ये भी एक तरह का प्लास्टिक ही है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है वो थर्मोप्लास्टिक से डिफरेंट है। अब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या डिफरेंस है। आइए समझते हैं स्टूडेंट कि व्हाट इज द पॉलीमर। अगर मैं रफ में बात करूं तो वैसे प्लास्टिक जिसको आप स्क्वीज कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, वैसे प्लास्टिक को आप कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। और वैसे प्लास्टिक जिसको आप स्क्वीज नहीं कर सकते हैं, हाथ से स्क्वीज नहीं कर सकते हैं, तो वैसे प्लास्टिक को हम लोग कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब स्क्वीज करने का मतलब नहीं है कि अपने बॉडी में जितना भी एनर्जी हो सारा का सारा एनर्जी आप लगा दिए, या मम्मी से आप जाके घर पे ये बोले कि मम्मी आज मुझे बॉर्नविटा पिलाओ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करके मुझे ये पता करना है कि थर्मोप्लास्टिक कौन है या थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है। तो ऐसा नहीं करना है। ले देखिए सिंपल वर्ड में ये है कि जिस रफ में समझा रहा हूं कि जिस प्लास्टिक को आप स्क्वीज कर सकते हो वो है थर्मोप्लास्टिक, लेकिन जिस प्लास्टिक को आप स्क्वीज नहीं कर सकते हो थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये तो रफ वे में एक्सप्लेन करना है। अब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। वैसे प्लास्टिक जिसको हीट करने पर सॉफ्ट हो जाए और फिर कूल करने पर हार्ड हो जाए, लेकिन वापस हीट करने पर वो सॉफ्ट हो जाए, ऐसे प्लास्टिक को हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। वैसे प्लास्टिक्स जिसको हीट करने पर सॉफ्ट हो जाए और कूल करने पर हार्ड हो जाए, लेकिन फिर वापस हीट करने पर वो सॉफ्ट ना हो, तो इस तरह के पॉलीमर को कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। पॉइंट नंबर 2, ये ऐसे प्लास्टिक हैं जिनके शेप को बार बार बदला जा सकता है, बार बार मोड़ा जा सकता है, लेकिन ये ऐसे प्लास्टिक हैं जिनके शेप को बार बार मोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता है या बदला नहीं जा सकता है। इस प्लास्टिक्स में लीनियर चेन होते हैं, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ओनली लॉन्ग चेन। इस प्लास्टिक में ओनली द पॉलीमेरिक चेन कंटेन द लॉन्ग चेन, लेकिन इस प्लास्टिक में द पॉलीमेरिक चेन क्रॉस लिंकेज चेन। अब फोर्थ एग्जांपल है कि ये पॉलीमर जो है, ये जो प्लास्टिक है, ये बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन मेथड से। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन मेथड से। और ये जो प्लास्टिक है इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मेथड। मैं फिर से यहाँ लिख के समझा देता हूँ आपको। ये इस तरह के प्लास्टिक हैं जो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, और वो ऐसे प्लास्टिक हैं जिसको हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं। इनके शेप को बार बार बदला जा सकता है, रीशेप बार बार बदला जा सकता है, बार बार इनके शेप को मोड़ा जा सकता है, रीमोल्ड, लेकिन इनको बार बार मोड़ा नहीं जा सकता है, बार बार इनके शेप को बदला नहीं जा सकता है। इसके जो पॉलीमेरिक चेन है वो लीनियर है, इसके जो पॉलीमेरिक चेन है वो क्रॉस लिंकेज चेन है। ये बनता है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन मेथड से, एडिशन पॉलीमराइजेशन मेथड से, एडिशन पॉलीमराइजेशन मेथड से। और ये बनता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मेथड से, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मेथड से। इसके एग्जांपल्स हैं आपके पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइलीन एंड सो ऑन। और इसके एग्जांपल हैं आपके बेकलाइट और मेलामाइन। तो अभी अभी स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि मोनोमर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर पॉलीमर्स मेनली 3 टाइप के हैं। वैसे पॉलीमर जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है इलास्टोमर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है फाइबर्स, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तो कम है ना तो ज्यादा है, इंटरमीडिएट रेंज का है, मतलब इलास्टोमर से ज्यादा और फाइबर से कम, तो उसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब एक स्पेशल तरह का प्लास्टिक होता है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट करने पर सॉफ्ट हो जाए तो थर्मोप्लास्टिक, हीट करने पर हार्ड हो जाए तो थर्मोसेटिंग। इनके शेप को बार बार बदला जा सकता है वो थर्मोप्लास्टिक, शेप को बार बार नहीं बदला जा सकता है वो है आपका थर्मोसेटिंग। जिनके पॉलीमेरिक चेन लीनियर हो थर्मोप्लास्टिक, क्रॉस लिंकेज चेन हो थर्मोसेटिंग, एडिशन पॉलीमराइजेशन मेथड से बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मेथड से बनता है। और ये रहा इसका एग्जांपल। और एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अब 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। हाँ, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों ने देखा वो देखा कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका फाइबर्स में था, उसके बाद आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था थर्मोप्लास्टिक में, और सबसे कम जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो था आपका इलास्टोमर्स में। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, क्वेश्चन आता है विच या अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कर देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मोनोमर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे आपको पॉलीमर्स को अरेंज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइलॉन 66, सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे ब्यूना एस रबर, और थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे पॉलीथीन। तो भाई नाइलॉन 66 तो ये आपका फाइबर्स है, ब्यूना एस ये आपका रबर है मतलब इलास्टोमर्स है, रबर है मतलब इलास्टोमर्स है, और पॉलीथीन आपका प्लास्टिक है। और अभी अभी आपने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइबर्स में होता है मतलब ऑप्शन 1, उसके बाद आपका थर्मोप्लास्टिक में होता है ऑप्शन 3, और सबसे कम जो पॉलीमर होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो रबर में होता है मतलब इलास्टोमर्स में होता है ऑप्शन 2। एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं स्टूडेंट, नाइलॉन 6 जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर नियोप्रीन, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है आपका पीवीसी। तो भाई नाइलॉन 6 जो है ये तो आपका फाइबर्स है, नियोप्रीन आपका रबर है मतलब ये इलास्टोमर्स है, और पीवीसी आपका प्लास्टिक है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ अवेलेबल होता है? फाइबर्स में मतलब ऑप्शन 1, उसके बाद कहाँ होता है? प्लास्टिक में, पीवीसी में ऑप्शन नंबर 3, और सबसे कम कहाँ होता है? इलास्टोमर्स में ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी पॉलीमर को 3 टाइप में क्लासिफाई किए, और स्पेशल टाइप का प्लास्टिक थर्मोसेटिंग भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग देखा, और अगर प्लास्टिक के बारे में डिस्कशन किया है तो एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड एग्जाम में एक डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर क्या होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्लास्टिसाइजर क्या होता है। तो अगर मैं रफ में बात करूं तो हार्ड प्लास्टिक को सॉफ्ट प्लास्टिक में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया सब्सटेंस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हार्ड प्लास्टिक को सॉफ्ट प्लास्टिक में कन्वर्ट करने के लिए जो सब्सटेंस आप यूज करते हैं, नाउ दिस सब्सटेंस इज नोन एज द प्लास्टिसाइजर। ये रफ में मैंने बताया। अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल समझाता हूं। पॉलीमर को बनाते समय पॉलीमर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए यूज किया गया सब्सटेंस इज नोन एज द प्लास्टिसाइजर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पॉलीमर को बनाते समय पॉलीमर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए मिक्स किया गया सब्सटेंस, यूज किया गया सब्सटेंस आर नोन एज द प्लास्टिसाइजर। एंड द एग्जांपल इज DOP, इसका फुल फॉर्म है डाई ऑक्टाइल हैलेट। सेकंड एग्जांपल इज ट्राई प्रिसाइल फॉस्फेट। आप इसको नोट कर लेंगे अपने नोट कॉपी में, ट्राई प्रिसाइल फॉस्फेट एग्जांपल्स को। एंड द थर्ड वन इज अल्केन सल्फोनिल क्लोराइड। तो अपने सराउंडिंग में आप जितने भी हार्ड प्लास्टिक को देख रहे हैं जो नॉन रिन्यूएबल होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, अगर हम यूज करके थ्रो कर दिए तो यूं का यूं को पड़ा रहता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज नहीं करता है, तो उससे केमिकल रिलीज होते जाता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो कंपनी क्या करता है, उन सारे हार्ड प्लास्टिक को वो अपने पास मंगवा लेता है डिफरेंट सोर्स से, और फिर उसको सॉफ्ट प्लास्टिक में कन्वर्ट करता है। कैसे? उसमें कुछ सब्सटेंस ऐड करता है, तो वो हार्ड प्लास्टिक को सॉफ्ट प्लास्टिक में बदलने के लिए जो सब्सटेंस मिक्स किया गया वही सब्सटेंस कहलाता है वही आपका प्लास्टिसाइजर। और जो सब्सटेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो या तो डाइऑक्टाइल हैलेट होंगे, या तो ट्राइप्रिसाइल फॉस्फेट होंगे, या तो अल्केन सल्फोनिल क्लोराइड होंगे। और इसको हम ये भी कर सकते हैं कि पॉलीमर को बनाते समय पॉलीमर के प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए यूज किया गया सब्सटेंस आर नोन एज द प्लास्टिक